Thank you, ma'am. Good afternoon, viewers. बंगाल, कोलकाता एंड लंच के बाद का समय, पावर नैप के ऊपर कोई टॉपिक होता तो कुछ इंटरेस्ट लिया भी जा सकता था। गैन थ्योरी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, पर चलिए मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट 20-25 मिनट में इस टॉपिक को काफी इंटरेस्टिंग बनाने का, और कोशिश करूंगा कुछ इंफॉर्मेशन दे पाऊं जो आप यूज कर सके उसको। स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। मिलियनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। तो क्या करें? वी आर नीदर मिलियनियर्स नॉर बिलियनियर्स। ना तो हम मिलियनियर्स हैं ना बिलियनियर्स हैं, तो करें क्या फिर? फॉलो द पाथ फॉलो करना है। जेपी मॉर्गन कि एस्ट्रोलॉजी मिलियनियर्स यूज नहीं करते हैं, बिलियनियर्स यूज करते हैं, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि बिलियनियर्स होने के बाद यूज करते हैं। जिन्हें बिलियनियर्स होना होता है, कहने का मतलब यह है कि जिन्हें पैसे कमाने हैं वो एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। व्हाई एस्ट्रोलॉजी? क्यों यूज करना है एस्ट्रोलॉजी? क्या काम होता है एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट में? मैं बताता हूं। मैकडी यूज करते हैं। मैकडी क्रॉसओवर कब करेगा, या निफ्टी 200 डीएमए के नीचे कब आएगा? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है कब आएगा। वो हमें वेट करना पड़ेगा। जिस दिन आएगा उस दिन की क्लोजिंग का वेट करेंगे, और जिस दिन आएगा उस दिन हमारी फिर स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनेगी। बट मैं ये बोलूं कि 27 फरवरी कब आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 27 फरवरी कब आएगा ये मुझे पता है। नेक्स्ट वीक का जो ट्यूसडे है वो 27 फरवरी होगा, वो आएगा ही आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी और बाकी जो स्ट्रेटेजी है, टेक्निकल, फंडामेंटल, मैं अपने बारे में बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, 22 इयर्स का एक्सपीरियंस, 98-99 से मार्केट में हूं। सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो फंडामेंटल्स को समझता हूं, जानता हूं। टेक्निकल फंडामेंटल पर कई सालों से ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली गैन थ्योरी एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संपर्क में आया, और उसके बाद से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग करने का तरीका पूरी तरह से चेंज हुआ। क्यों? दोनों में अंतर एक है, टेक्निकल में और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या गैन थ्योरी में दोनों एक ही पार्ट है, गैन थ्योरी या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। टेक्निकल में वी आर ट्रेड द प्राइस जब आएगा निफ्टी का या फिर किसी भी स्टॉक का, किसी भी एसेट क्लास का, वो प्राइस पर डिपेंड करता है कि वो प्राइस कब आएगा, इंडिकेटर्स कब उस जगह पे स्टैंड करेंगे, और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। बट गैन थ्योरी या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में वी डोंट यूज प्राइस, वी यूज टाइम, बिकॉज टाइम इज सर्टेन। हमें मालूम है टाइम कब आएगा। ये इंट्राडे में भी यूज होता है, पोजिशनल में भी यूज होता है। अगर इंट्राडे में मुझे मालूम है पहले से कि मुझे 12:40 पर ट्रेड करना है, तो मुझे पता है कि 12:40 कब आएगा। लेकिन अगर हमें प्राइस पे ट्रेड करना है तो मुझे ये नहीं पता उस दिन या पर्टिकुलर दिन प्राइस आएगा या नहीं आएगा। अगर मुझे टेक्निकल इंडिकेटर पर ट्रेड करने हैं, और अगर मैं ईएमए ट्रेड कर रहा हूं या मैकडी ट्रेड कर रहा हूं या बॉलिंजर बैंड ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे प्राइस कब टच करेगा। जब टच करेगा तब करेंगे, अब वेट करें। लेकिन टाइम पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो मुझे यह पता है कि टाइम कब आना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गैन थ्योरी में देखिए, बहुत शॉर्ट में हम कवर करेंगे, बिकॉज गैन थ्योरी या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको आधे घंटे में कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज मैं खुद 2009-10 से इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं, और ज्ञान थ्योरी की रिसर्च के बारे में आपको बता दूं, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पिछले 60-70 सालों से ज्ञान थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हैं, और अभी तक उनका यह बोलना है 60-70 सालों के रिसर्च के बाद भी, इट इज कोडेड। ज्ञान थ्योरी इज टोटली कोडेड बाय WD गैन। सो जो भी रिसर्च कर रहा है उसको वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। एंड आज तक पूरी दुनिया में जो मेरी इंफॉर्मेशन है, 25-30% से ज्यादा गैन थ्योरी आज तक नहीं हो पाई है। सो 100% डिकोड कब होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गैन ने, WD गैन साहब ने खुद बोला था अपनी थ्योरी के बाद में कि इस थ्योरी को डिकोड इसलिए नहीं किया जा सकता है कि ये थ्योरी इतनी परफेक्ट है कि अगर ये डिकोड हो जाती है तो मार्केट में करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, फिर मार्केट रहेगा नहीं, बिकॉज मार्केट बायर और सेलर से चलते हैं। इतनी परफेक्ट, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये थ्योरी इतनी परफेक्ट है कि अगर ये पूरी तरह से 100% डिकोड हो जाए तो मार्केट एक तरफ ही है, आपके पास या तो बायर होंगे या तो सेलर होंगे, और मार्केट में काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बायर और सेलर दोनों चाहिए होते हैं। गेम थ्योरी बेसिकली जो है सो 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
नंबर बेस्ड थ्योरी होती है, एंगल बेस्ड थ्योरी होती है और एस्ट्रो बेस्ड थ्योरी होती है। गैन साहब 1 से 2 साल इंडिया में बिताए थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। उन्होंने लंदन लाइब्रेरी में कुछ समय बिताया, मिस्र जाकर पिरामिड को रीड किया और उसके बाद उन्होंने 1-2 साल का समय इंडिया में भी बिताया था 1909 टू 1910-11 के बीच में, और यहां पर उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कवर किया था, सीखा था, समझा था। सॉरी। नंबर बेस्ड थ्योरी में, गैन की नंबर बेस्ड थ्योरी में बेसिकली हम नंबर्स को यूज करते हैं। जो नेचुरल नंबर्स है, ये नंबर्स अपने आप में एक एनर्जी कैरी करता है। कैसे, थोड़ी देर में एक छोटा सा एग्जांपल दिखाकर लाइव में कैसे ये नंबर्स जो हैं अपना इफेक्ट करते हैं। एंगल बेस्ड थ्योरी में बेसिकली डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 120, 180 डिग्री, जो एंगल होते हैं 360 डिग्री के अंदर में जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स अपना इफेक्ट करते हैं और वो इफेक्ट को देखकर हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं आगे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या फिर गैन थ्योरी है, ये बेसिकली प्रेडिक्टिव थ्योरी है। हम पास्ट में तो सिर्फ बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बट आगे की प्रेडिक्शन हम इसको लेकर कर सकते हैं कि आगे क्या होने, बिकॉज मैंने पहले बताया कि ये टाइम बेस्ड थ्योरी है। तो टाइम हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आगे का टाइम कब और क्या टाइम निकल रहा है और उस टाइम पर हमें क्या करना है। और तीसरा एक एस्ट्रो बेस्ड थ्योरी होता है, जहां पर एस्ट्रो बेस्ड में बात है, एस्ट्रोनॉमी को यूज करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स, उसके कॉम्बिनेशन, हाउसेस, लॉर्ड एंड बहुत सारी थ्योरी को यूज करते हैं। तो यहां पर गैन थ्योरी इतनी बड़ी चीज है जिसको कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर हमें गैन थ्योरी का जो एक पार्ट है, गैन स्क्वायर ऑफ 9, जो कि आई थिंक जो भी गैन थ्योरी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये जरूर मालूम होगा कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 क्या होता है। मैं थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, गैन स्क्वायर ऑफ 9 है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। मैं जैसे स्टॉक मार्केट में हम इसको यूज करते हैं कैसे, बिकॉज हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू यूज गैन थ्योरी एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इन स्टॉक मार्केट। तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 होता है, जिसके अंदर में ये जो पोर्शन होता है, ये लास्ट जो क्वाड्रेंट आपका दिखता है, ये जो होता है ये 0 डिग्री स्टार्ट होता है, ये डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड होता है। बेसिकली 45 डिग्री के डिफरेंस पे ये सारे के सारे क्वाड्रेंट जो होते हैं बंटे हुए रहते हैं। तो ये पोर्शन, आप ऊपर का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख लो, ये, और सेकेंड क्वाड्रेंट वो, ये जो होता है इसको ग्रेविटेशनल पुल भी मिलता है। इसको आप थोड़ा सा, मैं इसको जो है सो बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। ये लेफ्ट साइड का फर्स्ट क्वाड्रेंट और राइट कॉर्नर का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये दोनों को ग्रेविटेशनल पुल भी मिलता है। इस तरह से समझ लो। कहने का मतलब ये है कि प्राइस अगर इस जोन में है, अगर लेफ्ट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेशर चाहिए, ये प्रेशर आपको कहां से दिखता है? ये आपको दिखता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के वॉल्यूम में या फिर ओपन इंटरेस्ट में। वहां से पता चलता है कि मूवमेंट किधर होने वाली है। और एक बार अगर ये मूवमेंट करके अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच जाता है और वहां पर अगर प्राइस क्लोज हो जाता है, तो हमारे पास में एक सर्टेनिटी आती है कि उसके बाद उसको ग्रेविटेशनल पुल मिले, क्योंकि वापस जाने के लिए फिर से उसको जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें उसके प्राइस में या उसके एक्शंस में देखना पड़ता है। अदरवाइज प्राइस अगर क्रॉस कर जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो उसको एक ग्रेविटेशनल पुल मिलता है जो कि नीचे की तरफ जाता है। तो देखिए, जहां पर हमने 0 डिग्री रखा हुआ है, 0 डिग्री मतलब यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और उसके बाद वो 45 डिग्री की तरफ जाता है। नीचे से ऊपर, अगर कोई भी प्राइस को नीचे से ऊपर अगर मूव करना है 0 to 45 में, तो आप एक चीज समझो, अगेंस्ट ग्रेविटेशन जाना है तो इसका मतलब उसको प्रेशर चाहिए, अगेंस्ट ग्रेविटेशन उसको मूव करना है, और वो प्रेशर हमको दिखता है उसके टाइम पे। वहां पर अगर हम एस्ट्रोलॉजी लगा रहे हैं तो वहां पर उसको फेवरेबल प्लैनेट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसमें भी कैलकुलेशन बनता है। और उसके नंबर, जो वॉल्यूम के नंबर आ रहे हैं, या फिर देखो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आप यूज करते हो। मैं टेक्निकल इंडिकेटर को सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं। मार्केट के अंदर में अगर हम काम करते हैं तो मार्केट से रिलेटेड हर प्रोडक्ट को हमें यूज करना आना चाहिए, लेकिन कहां और कितने अनुपात में यूज करना है ये हमें डिसाइड करना है कि हम कितने कंफर्ट हो रहे हैं कहीं पर भी। टेक्निकल इंडिकेटर पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज कितना करना है ये हमें खुद सोचना होगा अपने एनालिसिस के वजह से। तो 45 डिग्री में जब आपका प्राइस आ चुका है और 90 डिग्री तक मूव कर रहा है, यहां पे किसी भी समय नीचे पुल हो सकता है प्राइस वापस 0 डिग्री की तरफ में। प्राइस को स्टेबल होने के लिए और प्राइस को और आगे की तरफ अगर भागना है, अगर आगे की तरफ बढ़ना है, वो अगर 90 डिग्री क्रॉस कर 135 की तरफ अगर मूव कर जाता है,
तो वहां पर आप एक बेटर ट्रेड बाइंग साइड का बना सकते हो, क्योंकि हमें यह पता है कि 135 डिग्री पहुंचने के बाद में ये जोन जो है 135 डिग्री का जोन है, 135 डिग्री के जोन में पहुंचने के बाद एक ग्रेविटेशनल पुल भी उसको मिलेगा, वो स्टेबल हो चुका है यहां पे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब वो अपना पीछे का रास्ता छोड़ चुका है, उसको जितना पीछे रहना था रह चुका, अब आगे बढ़ चुका है, सेफ जोन में पहुंच चुका है। ये 135 का जोन है और इधर 180 का जो जोन है, 135 टू 180 ये टोटल जोन एक सेफ जोन माना जाता है। यहां पर अगर प्राइस स्टेबल हो गया है, स्टे कर रहा है, आप यहां पर लॉन्ग साइड में अपना व्यू बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे में आपके यहां से जब नीचे आगे बढ़ रहा है तो वो 225 या 270 डिग्री तक, ये नीचे का जो 225 डिग्री है और नीचे 270 डिग्री आ जाएगा, वहां तक प्राइस मूव कर सकता है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमें जब प्राइस यहां पहुंच गया है तो हमें यह मालूम है कि अब हमें किस टारगेट के लिए इसके अंदर में ट्रेड बनानी है। यहां पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड बना सकते हो, यहां पर इंट्राडे में भी ट्रेड बनते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी बनते हैं, तो इस हिसाब से आप डिसाइड करते हो। वापस अगर 225 और 270 पहुंच गया है तो ये जो जोन है, ये जो रेड जोन आप देख रहे हो, टोटल डायगनली आप रेड जोन देख रहे हो, इसको मैं गैन थ्योरी में डेंजर जोन बोलता हूं। ये बहुत हाई पावर्ड सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होते हैं। यहां पर नॉर्मली हम कोशिश करते हैं, हमारी प्रॉफिट हो रही है तो प्रॉफिट बुक करें, अगर हमारा लॉस हो रहा है जा रहा है वहां पे तो स्टॉप लॉस हम वहां पर हिट करवा दें, स्टॉप लॉस हम ब्रेक करें। बिकॉज ये रेड जोन को, डेंजर जोन जो है, इस डेंजर जोन को क्रॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज नंबर्स उतनी प्रेशर लेकर आ नहीं पाते हैं और ये डिसाइड होता है वहां के वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर में कि वो कितने वॉल्यूम और कितने ओपन इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। यहां से डिसाइड हो जाता है कि उस रेड जोन को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आपको यह पता चल जाता है कि आपका टारगेट क्या बन रहा है, आपका सपोर्ट क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। डेंजर जोन को क्रॉस करना नंबर्स के लिए बहुत आसान नहीं होता है और मैंने अपने 10-12 साल की गैन थ्योरी एनालिसिस में देखा है, डेंजर जोन को एक बार क्रॉस अगर हो जाता है तो स्टे कर जाता है। तो इस तरह से हम गैन थ्योरी को, खासकर गैन थ्योरी का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है गैन स्क्वायर ऑफ 9, इसको यूज करते हैं अपने डे टू डे ट्रेडिंग में। इसमें आप पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हो, इंट्राडे भी ट्रेड ले सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ट्रेड ले सकते हो। बिकॉज यहां पर एक बार स्पाइरल अगर चेंज होता है, देखिएगा आप, स्पाइरल जो होता है वो 0 डिग्री में स्पाइरल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर के बाद में स्पाइरल देखिएगा चेंज हो रहा है हर जगह पे। 121 तक का टाइम है, के बाद ये 122 पे प्राइस आता है अगर, तो एक स्पाइरल पूरा का पूरा, बिकॉज ये गैन नंबर, गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है सर्कुलर स्पाइरल फॉर्म में चल रहा होता है। तो स्पाइरल जब चेंज होता है तो स्पाइरल चेंज करने के पीछे नंबर से एक अलग प्रेशर लगाता है और स्पाइरल चेंज होने के बाद में उसको वापस अपने प्रीवियस स्पाइरल में, प्रीवियस सर्कल में घुसने में बहुत टाइम लगता है। तो एक बार अगर वो स्पाइरल चेंज कर जाता है तो उसके बाद मुझे पता है कि वो पूरा का पूरा सर्कल वो कंप्लीट करेगा। तो 122 से अगर कोई प्राइस स्टार्ट हो रहा है तो इसका नेक्स्ट स्पाइरल कहां खत्म हो रहा है, 169 पे। तो 122 से 169 तक का प्राइस, ये आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर चल सकते हो, एक पोजीशन बना सकते हो। बिकॉज मुझे पता है कि स्पाइरल चेंज हुआ है, प्रेशर बन चुका है। तो यहां पर देखिए, अब स्पाइरल में भी एक चीज होती है, नंबर्स यहां कैसे काम करते हैं। 3rd स्पाइरल, 6th स्पाइरल, 9th स्पाइरल या 12th स्पाइरल, मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 9। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मल्टीपल ऑफ 9। 9th स्पाइरल के बाद अगर 10th स्पाइरल, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 9th स्पाइरल को अगर किसी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है तो उसका अगला टारगेट फिर 18th स्पाइरल तक जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म नजरिया होता है। तो नॉर्मली हम पिक कैसे करते हैं, 10th या 11th स्पाइरल में कोई होता है, अगर 11th स्पाइरल में कोई स्टॉक अगर पहुंचा हुआ है अगर, तो हमें पता है कि भाई वापस वो 10th, 9th और 8th तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि इतना प्रेशर बना नहीं पाएगा फिर। तो वहां से मुझे पता है कि आगे के वो 7 स्पाइरल 18th स्पाइरल तक मूव करेगा। तो एक लॉन्ग टर्म नजरिया इस हिसाब से बनता है गैन स्क्वायर ऑफ 9 को यूज करके। तो बेसिकली गैन स्क्वायर ऑफ 9 में हम इस तरह से स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, कौन सी स्पाइरल में है, किस क्वाड्रेंट में है, सपोर्ट जोन पे है या रेजिस्टेंस जोन पे है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। और गैन स्क्वायर ऑफ 9 को जैसा मैंने बताया, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म पोजिशनल, लॉन्ग टर्म पोजिशनल, आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। जो मैंने आपको बताया प्रेडिक्टिव थ्योरी है, पहले से हम पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है।
2020 लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, 24 मार्च को मार्केट ने अपना लो फॉर्म किया था यहां पर 7,511 के आसपास। कोई नहीं समझ रहा था, मार्केट जिस हिसाब से फॉल कर रहा था, कोई नहीं जानता था कि 24 मार्च को वो लो फॉर्म करेगा, हाई फॉर्म करेगा, कहां तक गिरेगा मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग नंबर्स को जानते हैं, गेन थ्योरी जानते हैं या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, हमें पहले से मालूम था कि 24 मार्च को कुछ होने वाला है। क्यों? आप यहां पर देखिए 28 जनवरी को एक हाई फॉर्म करके मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। 20 जनवरी से 24 मार्च तक का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर देखिए 45 बार्स निकलते हैं। मैंने आपको बताया गैनिस थ्योरी में 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 180, जो 45 का मल्टीपल, तो ये एंगल भी काम करता है और नंबर्स भी काम करता है। तो 45 बार्स पर कुछ तो होगा, ये तो पता है। अब क्या होगा ये उसके बाद पता चलता है। तो 24 मार्च जो था वो जनवरी 20 से 45th बार बना रहा है। और इसके सिर्फ यही नहीं, कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉइंट भी होते हैं। जेविनी की नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यही 24 मार्च को अगर हम 315 डेज 315 दिन, बिकॉज 45 का मल्टीपल में अगर हम जाते हैं तो 360 के ठीक पहले 315 आता है। 315 दिन पहले अगर हम 24 मार्च से पीछे जाते हैं तो आप यहां पर देखो 14 में 2019 एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था। हमें पहले से मालूम था कि 24 मार्च को कुछ तो होने वाला है। हम 24 मार्च को अचानक से जंप नहीं करते हैं, वेट करते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि ये हमें पता होता है कि अगर देखिए होता कि कॉज एंड इफेक्ट काम करता है। ऑलरेडी 14 में 2019 को जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ था ये कॉज बन चुका था। 2020 से 1.5 साल पहले ऑलरेडी कॉज रेडी हो चुका था, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो आना है, बिकॉज कॉज रेडी हुआ है तो उसका इफेक्ट भी आएगा। 315 दिन के बाद 24 मार्च 2020 को उसका इफेक्ट आया। और कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉइंट क्या होते हैं? जहां पर किसी एक पॉइंट पर 2 या 2 से ज्यादा एनर्जी काम करने लगती है। तो आपने देखा 24 मार्च 2020 को 45 बार्स एंड 315 डेज ये दोनों काम कर रहा था। और जब दो एनर्जी एक साथ काम कर रही है तो कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं होगा। वो एनर्जी अपना तो इफेक्ट दिखाएगी। और देख लीजिए आप 24 मार्च का जो लो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद 1-2 दिन हम वेट कर, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड अगर हमें लेना है तो 1-2 दिन हम वेट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। तो जब बॉटम फॉर्मेशन हो गया उसके बाद क्या होगा? बॉटम के बाद टॉप होगा, टॉप के बाद बॉटम होगा। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही होती रहती है। तो कहने का मतलब ये जस्ट एक बताना चाह रहा था, एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि प्रेडिक्टिव थ्योरी में हम पहले से पता लगा सकते हैं सॉरी पहले से हम पता लगा सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। बिकॉज 24 मार्च की कैलकुलेशन हमने नियर अबाउट फरवरी मंथ में निकाल ली थी। अब फरवरी से हम वेट कर रहे थे 24 मार्च का, और 24 जब आया उसके बाद 25, 26, 27 को कंफर्मेशन आ गया कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। वहां के बाद से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए रिसेंट में देखते हैं क्या हुआ है। 16 जनवरी 2024 अभी रिसेंटली ये एक हाई फॉर्मेशन हुआ है। अब हाई फॉर्मेशन हुआ, एक इफेक्ट आया हाई फॉर्मेशन का, ऐसे ही आ गया क्या? कोई तो एनर्जी कहीं पे, कोई एंगल, कुछ तो काम किया होगा। आप यहां से कैलकुलेट करो, यह आपका 180 डेज, ठीक पहले 180 डेज आपका दिन 20 जुलाई 2023, 20 जुलाई 2023 180th डे पर आपका ये देखिए टॉप फॉर्मेशन था। ये टॉप फॉर्मेशन किया, उसके बाद में उसका इफेक्ट बाद में कहीं आएगा। प्रेडिक्टिव थ्योरी है तो बाद में इफेक्ट आना, पहले कॉज रेडी हो रहे हैं। अच्छा, वो जो कॉज रेडी हुए, वो जो 20 जुलाई को हम कॉज देख रहे हैं, वो भी किसी न किसी का इफेक्ट था। तो वो हम अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो उसका कॉज इफेक्ट का रिलेशन कंटिन्यू निकलता चला जाएगा। तो 20 जुलाई 2023 को एक जो हाई फॉर्मेशन हुआ था उसका 180th डे के बाद में हम देख रहे हैं कि 16 जनवरी 2024 बन रहा है और वो टॉप फॉर्मेशन हुआ है। अभी तक वो टॉप ब्रीच नहीं हो पाया है।
2 पॉइंट से 124 के बाद 126 को टच किया है, लेकिन ब्रीच होना मैं उसको नहीं बोलूंगा क्योंकि 126 के ऊपर अभी उसने क्लोजिंग नहीं दिया है। अभी तक फिलहाल 16 जनवरी 24 का जो हाई है वो हाई अभी इंटैक्ट बना हुआ है, और 2 दिन बाद वो कंफर्म हो जाता है कि हाई बना है या नहीं बना। तो इस तरह से नंबर्स को यूज करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं आगे की कॉज और उसका इफेक्ट कहां से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए ज्ञान को छोड़ के नंबर्स को अगर छोड़ते हैं तो एस्ट्रो इंपैक्ट में आते हैं। अगर हम देखिए एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली क्या होती है, 9 प्लैनेट्स, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, 12 हाउसेस, एरिस, टॉरस, जेमिनाई, 12 हाउसेस, लॉर्ड ऑफ द हाउसेस। ये जो हाउसेस होते हैं इनके अपने अपने लॉर्ड होते हैं, मतलब घर का मालिक। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, इसका मालिक कौन? मून। लियो, इसका मालिक कौन? सन। अब जो मालिक है घर का, वो जब अपने सिंपल थ्योरी आप समझो इसको, जो मालिक है घर का वो अपने घर में बैठा हुआ है, चौड़ा होकर बैठेगा, मजबूत होकर बैठेगा। आप देखो लियो हाउस में जब सन रहता है साल में जिस समय भी, उस समय आप देखोगे सन जिस इंडस्ट्री को, जिस सेक्टर को कंट्रोल करता है उसके अंदर से अचानक से एक तेजी आ जाती है। सन किसको कंट्रोल करता है? सन कंट्रोल करता है ओवरऑल पीएसयूज को। सन कंट्रोल करता है जिसके अंदर में वॉल्यूम, यानी रिलायंस जैसी कंपनीज, टीसीएस जैसी कंपनी, जिसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली जो ऊपर की चीज होती है, जो हाई इन्फ्लुएंशियल चीज होती है, उसको सन कंट्रोल करता है। तो लियो में जब सन मूव करता है 1 महीना, उस समय आप देखोगे कि अचानक से उसके अंदर में एक तेजी बनती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लियो में तभी है, सन इसके अलावा पावरफुल और कई जगह पे होता है, या फिर इसके कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। अब सन अपने साथ कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएगा? सन मर्क्यूरी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेता है। क्यों? मैं बहुत मजबूत हूं और मेरे साथ में एक छोटा सा दबा हुआ इंसान आ गया है। वो दबा हुआ इंसान क्या करेगा? मैं अगर बहुत मजबूत हूं, अगर वो छोटा सा दबा हुआ इंसान मेरे साथ अगर अटैच हो गया है, वो पावरफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी पावर को यूज करेगा, मैं उसकी पावर को यूज नहीं करूंगा, वो मेरी पावर को यूज कर लेगा। तो मर्क्यूरी को न्यूट्रल प्लेनेट बोला जाता है, न्यूट्रल प्लेनेट है। वो सन जैसे प्लेनेट के साथ जब भी कॉम्बाइन करता है तो वो सन की पावर ले लेता है। तो सन मर्क्यूरी के हाउस में भी अगर जाता है तो अपनी तेजी पूरा बरकरार रखता है। हाउस एलिमेंट, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये एलिमेंट भी काम करते हैं। ये एलिमेंट कैसे काम करते हैं? सन है हॉट प्लेनेट, अगर वो कैंसर यानी कि चंद्रमा के घर में गया, चंद्रमा ठंडा, कैंसर वाटर एलिमेंट, या फिर स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट। अब सन जिस समय स्कॉर्पियो हाउस में है, वृश्चिक राशि में या फिर कर्क राशि में, तो बेचारा गर्म ठंडा में करेगा क्या वहां जाकर? तो क्या होता है, उसकी एनर्जी जो है पूरे फॉर्म में यूज नहीं हो पाती है। सिमिलरली मार्स सेनापति है, उसको क्या है? लड़ना है। अब वो लड़ने के लिए किससे लड़ेगा? लड़ने के लिए हम खोजते हैं कि भाई अपने से ज्यादा पावरफुल या बराबर वाले के साथ लड़ाई उतनी ज्यादा हो नहीं पाएगी, हम थोड़े से कमजोर वाले से लड़ ले तो उसको अच्छे से दबा सकते हैं, मार सकते हैं। अब मार्स जैसे प्लेनेट अगर सैटर्न के साथ बैठ जाते हैं तो दोनों बराबर के ताकतवर, उनकी लड़ाई जो होती है वो उतनी फ्रूटफुल नहीं हो पाती है। इसीलिए आप देखोगे किसी स्टॉक में अगर मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो ये क्या होता है? उसको कंसोलिडेट करता है। क्यों? कोई एक दूसरे के ऊपर में ओवर पावर नहीं हो पाता है। तो हाउस एलिमेंट जो है वो काम करते हैं। अगर मार्स अगर फायर एलिमेंट में बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आने वाला 27 फरवरी आप देखना उस दिन क्या होता है, क्योंकि क्या होगा ये तो उस दिन देखेंगे, बट लास्ट वीक को अगर हम देखें कि क्या हुआ था तो एक नजर हम देखते हैं उसमें क्या हुआ था। इसके अलावा हाउस के अपने एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ में, 60 डिग्री, 120 डिग्री। कुछ एंगल्स फेवरेबल होते हैं, कुछ एंगल्स निगेटिव होते हैं, और ये फेवरेबल और निगेटिव एंगल्स मिल करके निगेटिव या फेवरेबल एस्पेक्ट यानी तो उसका जो इफेक्ट होता है वो क्रिएट करते हैं। प्लेसमेंट होता है, जो मैंने आपको बताया कि कौन किसके घर में बैठा हुआ है, कौन किसके साथ बैठा हुआ है। हम अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, बहुत कंफर्ट रहेंगे। हम अपने दुश्मन के साथ बैठे हुए हैं तो लड़ मरकर अलग हो जाएंगे, कुछ ना कुछ निगेटिव ही लाएंगे। तो प्लेसमेंट भी देखा जाता है, एस्ट्रो इंपैक्ट में हम मार्केट में देखते हैं। तो ये एक डीप सब्जेक्ट है जो कि 30 मिनट्स में, जैसा मैंने बताया कि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली पूरी चीज को बता पाना। जस्ट मेरी कोशिश है कि हाईलाइट करने की कि किस तरह से ये प्लैनेट्स यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए मैं आपको लास्ट वीक का बताता हूं। लास्ट वीक 12th मंडे मून का दिन। नंबर्स में मैं आपको बता दूं, सन, मून, जुपिटर, राहु, मर्क्यूरी,
वेनस, केतु, सैटर्न, मार्स, ये 1 से 9 तक चलते हैं इस क्रम में। तो नंबर 2 पे कौन आ रहा है? मून आ रहा है, मतलब नंबर 2 मून को डिनोट करता है। 12th 2 + 1 3, 12 तारीख जो हमारा 12 फरवरी गया है, 2 + 1 3, 3 मैंने किसका बताया? जुपिटर का। चंद्रमा का दिन, बृहस्पति का नंबर। चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते हैं। अब यहां पर क्या होगा? कोई एक बलशाली होगा उस दिन पे। तो यहां पर देखिए मार्केट जो है सो ऊपर खुला, उसके बाद से कंटिन्यू नीचे गिरना शुरू हुआ और नीचे गिर करके यहां पर ये हो गया। अब मून और बृहस्पति में अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है पावरफुल है, लेकिन मून की जमती नहीं है, वहां पर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो जाता है नंबर्स और प्लेनेट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट दिन 13 तारीख, 12 तारीख के बाद 13 तारीख, 3 + 1 4, 4 नंबर मैंने आपको बताया राहु का। ट्यूसडे 13th इज ट्यूसडे, ट्यूसडे मंगल, मंगल और राहु दोनों अपने अपनी जगह पे। मंगल सेनापति, लड़ने को तैयार रहेगा, और राहु भी कमजोर नहीं है, राहु भी कमजोर नहीं है, वो भी जो है अपनी पूरी ताकत लगा देगा। आप मार्केट की वॉलेटिलिटी देखो, मार्केट एक बार स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ गया, वापस ऑलमोस्ट अपने जहां से ओपन हुआ था ओपन को टच करने आया, बिकॉज मार्स एंड राहु दोनों फाइट करेंगे, दोनों एक दूसरे को मौका देंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफा चलेगा, टोटल एक दूसरे को मौका। नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया। कहने का मतलब हुआ कि उस दिन में कई सारे लोगों की जो इंट्राडे काम कर रहे हैं, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। क्यों? मार्केट ऊपर जा रहा है। अब कोई नहीं सोच पा रहा है कि मार्केट अपने ओपनिंग पॉइंट पे फिर से आने वाला है, लेकिन मार्केट अपने ओपनिंग पॉइंट पे आया और फिर वहां से मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ रैली किया। ये था ट्यूसडे का। नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट स्लाइड। 4 + 1 5, मर्क्यूरी, एंड 14th इज वेडनेसडे, मर्क्यूरी प्लस मर्क्यूरी। कोई रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला है, कोई लड़ने के लिए नहीं है, कोई परेशान करने के लिए नहीं है। आप देख सकते हो मार्केट में क्या था, ट्रेंडिंग मार्केट था कि नहीं था वेडनेसडे को। टोटल मर्क्यूरी का दिन था और मर्क्यूरी का नंबर ही काम कर रहा था। मार्केट ओपन हुआ वहीं पर बहुत ज्यादा, जबकि आप एक चीज देखो, ट्यूसडे को डॉ जोन्स ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट नीचे बंद हुआ था। मार्केट गैप डाउन दिया था अच्छा खासा, नियर अबाउट 170-180 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो क्या हो गया? तो मर्क्यूरी का दिन है, मर्क्यूरी का नंबर है, नंबर 5 काम कर रहा है। अच्छा, नंबर 5 सन को भी डिनोट करता है। मैंने क्या बताया? सन के साथ मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन। मर्क्यूरी अपने आप को सन समझने लग जाता है, वो सोचता है अपन से बड़ा कोई नहीं। तो मर्क्यूरी सन के नंबर में भी चल रहा है, नंबर 5 में, और मर्क्यूरी का नंबर अपना 5। देखिए नीचे खुलने के बावजूद मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं आए। ट्रेंडिंग मार्केट होगा ये पता था, ट्रेंडिंग मार्केट है ये पता था। कहां ट्रेंडिंग होगा थोड़ी देर बाद कवर होता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो मार्केट देखिए अपने बॉटम को मेंटेन कर गया, उसके बाद ट्रेंड अपना स्टार्ट किया। तो देख लीजिए क्या हुआ, और खासकर इस जगह के बाद से 12, 12:30, 1 बजे के बाद से देखिए मार्केट ने क्या मूवमेंट लिया। और इससे ज्यादा मूवमेंट तो बैंक निफ्टी में हुआ। क्यों? मर्क्यूरी बैंक निफ्टी को कंट्रोल करता है। मर्क्यूरी पैसे का मनी प्लैनेट है, मनी प्लैनेट मर्क्यूरी भी है, जुपिटर भी है कुछ हद तक, और वीनस भी है। वेनस तो बहुत बड़ा है, लेकिन मर्क्यूरी भी कंट्रोल करता है। तो मर्क्यूरी का दिन है। बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट दिया था आप देख सकते हो जाकर अपने चार्ट में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थर्सडे 5 + 1 6, वेनस एंड जुपिटर, बृहस्पतिवार का दिन। जुपिटर एक देवताओं का गुरु, एक राक्षसों का गुरु। गुरु गुरु आपस में कभी भिड़ेंगे नहीं। देख लो मार्केट पूरा रेंज बाउंड रह गया। एक दिन पहले जो मार्केट पूरा ट्रेंडिंग चल रहा था, थर्सडे के दिन आप देख लो मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड हो गया। मार्केट 21,940 और नीचे में 21,900 के आसपास में 840 पॉइंट के अंदर घूमता रहा, जबकि वो एक्सपायरी का दिन था। बिकॉज बृहस्पति एंड वेनस, बृहस्पति और शुक्र आपस में लड़ेंगे नहीं भाई, तुम चल लो, बात चलेगा कोई भी नहीं। रेंज बाउंड रह गया मार्केट। नेक्स्ट, ये हमने आपको दिखाया थर्सडे तक का मून ट्रेडिंग। देखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या एस्पेक्ट हम यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डीप सब्जेक्ट है। मून ट्रेडिंग कर सकते हैं। मून ट्रेडिंग है फुल मून और न्यू मून, ये आपको महीने में 2 बार मिल जाता है। क्या ट्रेडिंग बनती है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा। बिकॉज एक पैटर्न बनता है। देखो गैन थ्योरी है या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक साइकिल के ऊपर पूरा काम करता है। वो जो गैन स्क्वायर ऑफ 9 मैंने बताया, वो पूरे एक साइकिल में चल रहा है। और साइकिल कैसे चल रहा है, कहां साइकिल रुकने वाली है, कहां साइकिल बहुत फास्ट मूव करने वाली है, कहां सपोर्ट बन रहा है, कहां रेजिस्टेंस बन रहा है, पूरा क्लियर हो जाता है। उसी तरह से हम जब
एस्ट्रो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं प्लैनेट्स को लेकर, तो ये भी एक साइकिल ट्रेडिंग होती है, एक हार्मोनिक साइकिल रेडी होता है। तो मून ट्रेडिंग में हम फुल मून, न्यू मून, और सिर्फ इतना ही नहीं है, फुल मून के पहले क्या होता है या फिर फुल मून के बाद क्या होता है, न्यू मून के पहले क्या होता है, कुछ 2-4 दिन पहले कुछ तो हरकत हो रही होगी, न्यू मून के बाद क्या हरकत हो रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको एक पैटर्न, एक साइकिल नजर आएगा। और वो साइकिल जब हमें पता चल जाता है, तो हमें यह पता है कि न्यू मून के 2 दिन पहले कौन सा दिन आने वाला है, हमें पता है पहले से। तो आपको यह पता है कि जो साइकिल काम कर रही है वो आगे भी साइकिल काम करेगी। तो उस साइकिल के बेसिस पे हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, देखो बेसिकली हम पंचांग देखते हैं, तो पंचांग में भद्रा, पंचक, बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं। तो भद्रा का भी इंपैक्ट जो होता है आता है, अगर ऑब्जर्व करोगे कि भद्रा में क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर साइकिल बनता है और ये साइकिल कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्व करके हमें यह मालूम है कि भद्रा कब आने वाला है, हमें यह पता होता है कि पंचक कब लगने वाला है, हमें यह पता होता है कि न्यू मून, फुल मून कब होने वाला है, हमें यह पता होता है कि न्यू मून के 2 दिन पहले का समय कौन सा होने वाला है। तो इस हिसाब से हम अपने आप को प्रिडिक्टिव वे में तैयार रखते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, न्यू मून का दिन ये है, न्यू मून के 2 दिन पहले ये होने वाला है, न्यू मून के 2 दिन बाद ये होने वाला है। तो हमें पता होता है पहले से, सो हमारी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से पहले से रेडी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, फुल मून टू न्यू मून ये भी एक साइकिल पूरा चलता है, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो फुल मून टू न्यू मून एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करते हैं, फिर न्यू मून टू फुल मून एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू रिपीट होता जाता है। तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर स्लो प्लैनेट्स है लाइक जुपिटर, सैटर्न, उसको हम यूज करते हैं क्योंकि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको मूव होने में बहुत टाइम लगता है। वो किसी एक हाउस को क्रॉस करने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लेते हैं। तो वहां पर हाउस कौन सी है, उसके साथ उस प्लैनेट के रिलेशन कैसे बने हुए हैं, एस्पेक्ट किसके साथ वो बना रहा है, फेवरेबल बना रहा है, अनफेवरेबल बना रहा है, इन सबको कैलकुलेट करके आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन भी बना सकते हो। और ये नॉर्मली अच्छी परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, जो मेरा अपना 12-15 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी में सक्सेस रेट रहती है। क्योंकि डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी, स्टॉक टू स्टॉक, एस्पेक्ट, उसके कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो बीच में क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट बीच में आते भी रहते हैं। कभी भी मार्केट लीनियर वे में या एक्सपोनेंशियली मूव नहीं करता है। वो जो बीच में जो मूवमेंट आती है, वॉलेटिलिटी आती है, कोई ना कोई प्लैनेट तो आकर के उसमें बीच में अपनी नाक घुसेड़ता ही है, तभी जाकर के कुछ ना कुछ होता है। अदरवाइज नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं होगा तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही होता रहेगा फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से गेम थ्योरी को और एस्ट्रोलॉजी को हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। अगर आप में से किसी के कुछ अगर सवाल हो सकते हैं और टाइम मुझे अगर परमिट कर रहा है तो मैं कुछ सवालों के जवाब दे सकता हूं। यस, बताइए सर। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। इसी के साथ में मैं इसके साथ में 2 चीज को कवर कर देता हूं। देखिए, अमावस जो कि हमारा न्यू मून होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पर्टिकुलर आपके लिए सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में हम स्टॉक और मार्केट के साथ साथ पर्सनल एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं कि पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में कौन सी प्लेनेट कहां बैठ रही है, कहां फेवरेबल है। देखिए, मैं हमेशा यही बताता हूं कि इस महीने के जो 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, वो 20 ट्रेडिंग डे आपके नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मून कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो मून जब कंटिन्यू मूव कर रहा है तो कभी ना कभी उस 1 महीने के पीरियड, मतलब 20 ट्रेडिंग डे में, किसी ऐसे हाउस में पहुंचेगा जहां पर वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बिकॉज मून जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो मून कहीं ना कहीं जाकर आपके फेवर में नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको फेवर देगा नहीं। दूसरा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्कॉर्पियन मून, वृश्चिक राशि का चंद्रमा प्रॉफिट लेकर जाने नहीं देगा। मेरी 20 साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री में मुझे शायद 1 या 2 दिन कभी प्रॉफिट लेके जाने दिया होगा तो दिया होगा।
वृश्चिक राशि का चंद्रमा, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लो, अगर जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जानता है वो यही बात बोलता है कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा प्रॉफिट दिखाएगा, स्क्रीन पर आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आपको लेकर जाने नहीं देगा। अभी मैं लास्ट की बात करूं, लास्ट में एक सप्ताह पहले भी वृश्चिक राशि पे चंद्रमा, अब क्या होता है ना, जिद आ जाती है सर कभी कभी, वो जिद आ गई, हमने बोला यार आज कुछ तो लेकर जाएंगे, बहुत छोटा प्रॉफिट, मैं बोलूं अगर 2000-3000 की प्रॉफिट मुझे दिख रही है, अचानक उस समय में क्या हुआ, मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ, मैं बुकिंग करने जा रहा हूं, मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ और 5 से 7 मिनट बाद जब इंटरनेट मेरा रिस्टोर हुआ है, मैं नियर अबाउट 1200 रुपए के लॉस में था। मैं उस दिन, मेरा फ्रेंड ने मुझे बोला कि आज तो स्कॉर्पियन मून है, तुम तो ट्रेड करना मत। मैं बोला नहीं यार ट्रेड करता हूं, देखता हूं, दिखता तो है ना, बिकॉज वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपको प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखाएगा, लेकर जाने नहीं देगा। लेकिन होली ग्रेल कुछ नहीं होता है। देखिए अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा किसी का अगर बहुत फेवरेबल है तो फिर प्रॉफिट क्या, बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके दिखानेगा, लेकिन नॉर्मली यही बोला जाता है कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा प्रॉफिट लेकर जाने नहीं देता है। रही आपके सवाल, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अमावस के दिन, ये डिपेंड करता है कि आपका मून कहां स्टैंड करता है बर्थ चार्ट में, उसके हिसाब से मून अमावस्या के दिन, न्यू मून के दिन में फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर आपको देखो ये साइकिल अगर पता चल गया है कि भाई मून अगर न्यू मून के दिन आपको प्रॉफिट लेके नहीं जा रहा है, अवॉइड ट्रेडिंग ऑन दैट डे। बिकॉज मैं नॉर्मली स्कॉर्पियन मून के दिन में जो 2 दिन का समय होता है उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूं, क्योंकि मुझे पता वो दिखाएगा लेकिन जाने का नहीं, बस वही हालत है। तो स्कॉर्पियन मून, सर मैं ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जानता हूं, महेंद्र शर्मा, आप गूगल में सर्च करोगे कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर है, आज कैलिफोर्निया में बैठते, सी बिलोंग्स टू राजस्थान। उनके फादर, उनके दादाजी इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे सर कि उनकी स्टोरी जो है राजस्थान में आज के दिन में भी कही जाती है, आज के दिन में भी महेंद्र शर्मा के दादाजी की स्टोरी सुनाई जाती है। तो वो चीफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं लेमन ब्रदर्स या गोल्डमैन सैक जैसी कंपनियों के। हमारे इंडिया में तो सर वो चलन नहीं है कि यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर अपॉइंट किया जाए, यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एनालिस्ट या फिर उस तरह से पोजीशन होती है, बट चीफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर का कोई पोजीशन नहीं होता है। लेकिन आज यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में अपने यहाँ पे जो बड़े फंड हाउसेज हैं वो चीफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंट करते हैं बाकायदा। तो इस तरह से वो काम करते हैं। और महेंद्र शर्मा जैसे लोग भी आज 20 साल, 25 साल, 40 साल से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस पे वो ट्रेड कर रहे हैं, लेमन ब्रदर्स जैसे फंड हाउसेस को बताते हैं, उनका भी बोलना है कि स्कॉर्पियन प्रॉफिट लेकर जाने नहीं देता है। सो रसी जी, बढ़िया सवाल था और आई होप कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।